बाकी द ग्रैपलर पार्ट 6। बाकी हानमा के नेक्स्ट अपोनेंट को किसी ने बुरी तरह से पीट दिया। क्या ऐसा युजिरो हानमा ने किया? एंड स्ट्राइडम की युजिरो हानमा के लिए एक इम्पोर्टेंट बात। अंडरग्राउंड अरीना में कोसो शिनोगी से काफी खतरनाक फाइट होने के बाद बाकी हानमा ये मैच जीत जाता है। मैच के दौरान कोसो ने अपनी कॉर्ड कटिंग टेक्निक से बाकी हानमा की एक आंख और एक हाथ भी डिसेबल कर दिया था। इसके बावजूद बाकी हानमा यहाँ जीतने के बाद काफी एक्साइटमेंट में अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगता है। मतलब यहाँ बाकी हानमा उछल कूद करते हुए मार्शल आर्टिस्ट के फुल मजे ले रहा होता है। वहीं दूसरी ओर बेहोश कोसो शिनोगी को उठाकर एक स्पेशल डॉक्टर रूम में ले जाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोसो शिनोगी की काफी बुरी हालत हो गई थी। स्पेशल रूम में एक स्पेशल डॉक्टर कोसो शिनोगी का इलाज करते हैं। इस स्पेशल रूम में बाकी हानमा भी पहुँचता है, जहाँ डॉक्टर बाकी से कहते हैं कि उसका और कोसो का फाइटिंग मैच काफी अच्छा था। यहाँ पर डॉक्टर बाकी की गर्दन की कटी हुई नस और हाथ की कटी हुई नस को देखते हुए बताते हैं कि बाकी की नसों में अगर सीरियस डैमेज नहीं होगा तो वो आराम से उन नसों को जोड़ देंगे, जिससे कुछ ही दिनों में बाकी अपनी आंख और हाथ का यूज कर पाएगा। इसके बाद बाकी हानमा की मुलाकात बेड पर लेटे हुए कोसो शिनोगी से होती है, जहाँ कोसो शिनोगी अपने मैच की बात करते हुए कहता है, बाकी हानमा तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं तोड़ा था? जिस पर बाकी कहता है, शिनोगी मैं जानता था अगर मैं तुम्हारे दोनों हाथ को तोड़ भी देता, मगर उसके बाद भी तुम अपने पैरों का यूज करके मुझसे फाइट करते रहते, इसीलिए तुम्हें बेहोश करके ही मैं आसानी से जीत सकता था। खैर बाकी हानमा जैसे बच्चे से हारने के बाद कोसो शिनोगी काफी ज्यादा शर्मिंदा होकर वो बाकी से कहता है, बाकी हानमा अब तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम आगे की कोई भी फाइट ना हारो। खैर कोसो से ये बात करने के बाद बाकी यहाँ से जाने लगता है, मगर डॉक्टर जो बाकी की बातें सुन रहे थे वो कोसो से हंसते हुए कहते हैं, हाहा कोसो अगर वो तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ देता तो उसके बाद तुम फाइट ही नहीं कर पाते। सिर्फ बाकी हानमा ही एक ऐसा इंसान है जो उस हालत में फाइट कर सकता है। खैर मैच के खत्म होने के बाद कातोसुमी टोकुगावा से कहता है, मिस्टर टोकुगावा आपने कहा था बाकी हानमा की कहानी सुनकर हमारे आंसू आ जाएंगे, आखिर वो उसकी कहानी है क्या? जिस पर टोकुगावा कहते हैं, वेल कातोसुमी बाकी हानमा अपने बीमार बाप की हेल्प करना चाहता है। जिस पर कातोसुमी हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा? बाकी अपने बीमार बाप की मदद करना चाहता है, इससे आपका मतलब क्या है? जिस पर टोकुगावा हंसते हुए कहते हैं, कातोसुमी बाकी हानमा का बाप इस दुनिया का सबसे ताकतवर क्रीचर है, जिससे अच्छे अच्छे फाइटर भी नहीं जीत सकते। जिस पर कातोसुमी फिर मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा? दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, आखिर इसका मतलब क्या है बुढ़ऊ? खैर यहाँ पर टोकुगावा युजिरो हानमा की ताकत के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर कातोसुमी को बिल्कुल भी पता नहीं होता। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टोक्योडोम स्टेडियम के बाहर बाकी की मुलाकात होती है यूएस मिलिट्री के कैप्टन स्ट्राइडम से, जहाँ बाकी हानमा कहता है, कैप्टन स्ट्राइडम आप यहाँ जापान में क्या कर रहे हो? जिस पर स्ट्राइडम कहते हैं, बाकी मैंने तुम्हारी फाइट देखी। सच में क्या आप मेरी फाइट को देख रहे थे? मगर हुआ क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हो? खैर यहाँ पर कैप्टन स्ट्राइडम की बाकी हानमा से कुछ मिस्टीरियस सी बातें हुई होती हैं, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। जिसके बाद हम बाकी हानमा को सोच में डूबा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो कैप्टन स्ट्राइडम की मिस्टीरियस बातों के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है टोकुगावा के घर पर, जहाँ हम टोकुगावा के घर पर कुछ मार्शल आर्टिस्ट मेहमान को देखते हैं, जो कि टोकुगावा से बाकी हानमा के अगले अपोनेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। यहाँ पर रेसलर मिस्टर नाइटो टोकुगावा से कहते हैं, मिस्टर टोकुगावा हमने सुना है आप चैंपियन बाकी हानमा की फाइट एक लोकल फाइटर जुनिची हानादा से करवाने वाले हैं। जिस पर टोकुगावा सुट्टा फूकते हुए कहते हैं, हाँ तुमने सही सुना। जिस पर मिस्टर नाइटो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या कहा? आप जुनिची हानादा जैसे लो लेवल के फाइटर से बाकी हानमा की फाइट करवाना चाहते हैं? हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। सुनो मिस्टर टोकुगावा, बाकी जैसे चैंपियन को तो हमारे मार्शल आर्ट स्कूल के किसी स्टूडेंट से फाइट करना चाहिए। यहाँ पर दूसरा मार्शल आर्टिस्ट मास्टर मिस्टर चैंग भी टोकुगावा से कहते हैं, मिस्टर टोकुगावा हम जानते हैं आपके
अंडरग्राउंड अरीना में काफी लंबे समय से ट्रेडिशनल फाइटर्स फाइट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बाकी हानमा का हाथ ट्रेडिशनल फाइट में बिल्कुल भी सेट नहीं है, तो उसे हमारे किसी स्कूल के ट्रेडिशनल फाइटर से फाइट करना चाहिए। एक ऐसा फाइटर जो तौर तरीकों से फाइट करना जानता हो। जिस पर टोकुगावा साफ साफ अंडरग्राउंड अरीना के बारे में बताते हुए कहते हैं, बिल्कुल नहीं, हमारे अंडरग्राउंड अरीना में ट्रेडिशनल फाइट करने का कोई भी रूल नहीं है। यहाँ आप किसी भी तरह की मार्शल आर्ट या फिर अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट्स को एक साथ एक फाइट में यूज कर सकते हैं। और मेनली हमारा अंडरग्राउंड एक ऐसी जगह है जहाँ ताकतवर फाइटर खुल के एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं, और जुनिची हानादा भी काफी ज्यादा ताकतवर है। खैर ये सभी मार्शल आर्टिस्ट मास्टर टोकुगावा से जुनिची हानादा की बाकी हानमा से फाइट ना हो इस बात पर अड़े होते हैं, लेकिन तभी होता ये है जो यहाँ पर टोकुगावा की नौकरानी होती है। उस नौकरानी लड़की की चिल्लाने की आवाजें बाहर से आने लगती हैं। बाहर जब मिस्टर नाइटो बाहर जाकर देखते हैं तब वो देखते हैं जुनिची हानादा उस लड़की को छेड़ने का काम कर रहा होता है। खैर इसके बाद ये सभी मार्शल आर्टिस्ट मास्टर हानादा से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे जुनिची हानादा बाकी हानमा से फाइट ना करे। इसके बाद जुनिची हानादा सारे कपड़े उतारकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जुनिची हानादा फाइट करने से पहले कहता है, सो क्या तुम सभी मुझसे साथ में फाइट करने वाले हो या फिर तुम लोग मुझसे 1v1 फाइट करोगे? जिस पर फुल कांटेक्ट कराटे का मास्टर मिस्टर टकादा जुनिची से कहता है, तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ अकेला ही काफी हूँ। जुनिची हानादा सेफ्टी हेलमेट फाड़ते हुए कहता है, ओ तो तुम मुझसे अकेले फाइट करोगे? बढ़िया है, अब मुझे इस हेड गियर की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मेरी खोपड़ी इस हेड गियर से काफी ज्यादा मजबूत है। यहाँ पर हानादा और कराटे मास्टर टकादा की फाइट शुरू होती है। वहीं दूसरे मास्टर तकादा के पंच को लेकर एक बात कहते हैं। एक बार तकादा के पंच ने पूरे 10 सेफ्टी हेलमेट को तोड़ दिया था। अगर हानादा को ये पंच पड़ा तो वो यहाँ पर तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तकादा फाइट में बॉक्सिंग स्टैंस में आते हुए हानादा की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ पर तकादा हानादा के घुटने पर एक किक मारने के बाद एक राइट हुक पंच से उसके फेस पर हिट कर देता है। यहाँ पर तकादा का ये पंच हानादा को काफी अच्छे से पड़ा होता है। उसके बावजूद भी हम तकादा के चेहरे पर हम एक हैरानी सी देखते हैं क्योंकि इस पंच से हानादा को कुछ भी नहीं हुआ होता। सो इसके बाद हानादा करता ये है, वो उछलते हुए एक ड्रॉप किक से तकादा की छाती पर हिट कर देता है। जिस ड्रॉप किक के इम्पैक्ट से तकादा उछलते हुए जाके टोकुगावा की झोपड़ी से टकरा जाता है। इसके बाद हानादा की फाइट होती है जूडो मास्टर मिस्तो सातो से। यहाँ पर जूडो मास्टर को अपनी उठाकर फेंकने की टेक्निक्स पर काफी ज्यादा भरोसा होता है, इसीलिए वो हानादा से फाइट से पहले कहते हैं, दोस्तों मैं इसे आराम से हरा दूंगा, उससे ज्यादा मैं तो बाकी को भी हरा सकता हूँ। जैसे ही जूडो मास्टर सातो हानादा को उठाकर पटकने के लिए हानादा के हाथ को पकड़ते हैं, वैसे ही हानादा करता ये है, वो अपनी एक किक से मिस्टर सातो के घुटने को ही तोड़ देता है। इसके बाद हानादा की पड़ती है एक हेडबट, जिससे मिस्टर सातो का भी काम तमाम हो जाता है। यहाँ पर जुनिची हानादा ने दो मार्शल आर्ट के मास्टर को बड़े ही आराम से हरा दिया होता है। इसे देखकर चाइनीज मार्शल आर्ट्स के मास्टर मिस्टर चैंग डेस्परेट होकर अचानक से हानादा के फेस पर एक किक से हमला कर देते हैं, मगर मिस्टर चैंग अपनी किक को वापस ले जाते उससे पहले हानादा उनके पैर को पकड़ते हुए पूरे शरीर को ग्रैब करके उन्हें पूरी तरह से दबा देता है। हानादा के द्वारा मिस्टर चैंग के शरीर को सिकोड़ने की वजह से वो यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद हानादा कहता है, चाइनीज मास्टर आपकी किक्स काफी ज्यादा हल्की थी, इसीलिए आपकी किक से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। चलो अब कौन है जो मुझसे फाइट करेगा? सो इसके बाद रशियन मार्शल आर्ट सांबो के मास्टर कुरोकावा की फाइट हानादा से होती है। कुरोकावा हानादा की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, हानादा आज मैं तुम्हें मास्टर मोटोबे के पास जरूर ले जाऊंगा। कुरोकावा की इस बात से हमें पता चलता है कि हानादा मोटोबे इसाओ का एक स्टूडेंट रह चुका है, जिसने मोटोबे के डोजो को किसी वजह से छोड़ दिया था। खैर फाइट में कुरोकावा हानादा के हाथ को पकड़कर मोड़ते हुए हानादा की छाती पर एक किक से जबरदस्त अटैक कर देता है, लेकिन इस किक से हानादा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जिस पर कुरोकावा कहता है,
जूनिची हानादा, मास्टर मोटोबे ने कहा था कुछ भी करो, कोई भी पैतरा आजमाओ, मगर हानादा को जिंदा वापस लेकर आना। जिस पर हानादा कहता है, हाहा, तो तुम भी उस बड़ो मोटोबे की बातों में आ गए और मुझे यहाँ लेने आ गए, क्या तुम मरना चाहते हो? खैर इसके बाद कुरोकावा फाइट में हानादा के हाथ को पकड़ते हुए पूरा जोर लगाकर उसे फेंकने की कोशिश करता है, मगर वो हानादा को इतना ज्यादा जोर लगाने के बाद भी वो अपनी जगह से हानादा को नहीं हिला पाता, बल्कि यहाँ तो हानादा ही कुरोकावा को उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है और हानादा के द्वारा पटकने की वजह से कुरोकावा वहीं पर तुरंत ही नॉकआउट हो जाता है। फिर इसके बाद फाइट करने की बारी आती है मास्टर फ्री स्टाइल रेसलर मिस्टर नाटो की, जो कि हानादा की फाइटिंग को देखकर अपने हाथ खड़े कर देते हैं और वो हानादा से फाइट नहीं करते। और इस पूरी फाइट के बाद तय हो जाता है कि अब बाकी हानमा की अगली फाइट अब जुनिची हानादा से ही होगी। जुनिची हानादा एक ऐसा फाइटर जो मोटोबे इजाओ का स्टूडेंट रह चुका है। सो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मास्टर मोटोबे इजाओ के जुजुत्सु डोजो में, जहाँ बाकी हानमा मोटोबे से उनके मार्शल आर्ट और उनके स्टूडेंट जुनिची हानादा के फाइटिंग स्टाइल के बारे में कुछ बातें करने के लिए आया होता है। इस वक्त डोजो में मोटोबे इजाओ को उनके 4 स्टूडेंट्स ने चारों तरफ से कसकर पकड़ रखा होता है और वो चारों स्टूडेंट्स मोटोबे इजाओ को उठाकर पटकने की जोर लगाकर कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो स्टूडेंट्स मोटोबे को अपनी जगह से हिला भी नहीं पाते, बल्कि मोटोबे इजाओ अपनी एक टेक्निक से उन चारों स्टूडेंट्स को ही एक साथ उठाकर नीचे जमीन पर पटक देते हैं। मोटोबे इजाओ की इस मूव को यहाँ पर देखकर तो बाकी हानमा भी हैरान रह जाता है। सो इसके बाद आराम से बैठने के बाद मोटोबे बाकी से कहते हैं, बाकी मेरे डोजो में तुम्हारा स्वागत है। जिस पर बाकी कहता है, मास्टर मोटोबे, मुझे लगा कि आपसे 1-2 मूव्स को सीखना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आ गया। जिस पर मोटोबे पूरी बात को समझते हुए बाकी से कहते हैं, बाकी मैं जानता हूँ तुम हानादा को हराने के लिए मुझसे कुछ मूव सीखने के लिए आए हो, लेकिन तुम मेरी कुछ मूव सीखकर उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। जिस पर बाकी कहता है, अरे आपके कहने का क्या मतलब है? मैंने तो सुना था हानादा आपका ही स्टूडेंट है। जिस पर मोटोबे कहते हैं, बाकी मैं जानता हूँ तुम यहाँ जो भी करने के लिए आए हो ये तुम्हारी जीत के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, मगर मेरी मानो तो हानादा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद तुम इस तरह के फाइटर से पहली बार फाइट करने वाले हो। बाकी हानमा, हानादा के स्माइली चेहरे पर मत जाना, क्योंकि अंदर से उसका दिमाग काफी ज्यादा शांत है और उसके अंदर जान से मारने वाली इंस्टिंक्ट छुपी हुई हैं। और तुम जानते हो वो सबसे पहला लड़का है जिसने मेरी सारी टेक्निक्स को मास्टर कर रखा है। जिस पर हैरान होते हुए बाकी कहता है, क्या कहा? सारी की सारी टेक्निक? हाँ, सारी की सारी टेक्निक। बाकी जैसे कि तुमने फाइट करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, वैसे ही वो लड़का एक जीनियस है। जैसे तुम्हारे फादर युजुरो हानमा को जीनियस कहा जाता है, वैसे ही हानादा भी एक जीनियस है। युजुरो हानमा की बात सुनकर हैरान होते हुए बाकी मोटोबे को पकड़ते हुए कहता है, क्या आप मेरे फादर को जानते हो? यहाँ पर बाकी की उंगली मोड़ते हुए मोटोबे कहते हैं, बाकी मैंने सुना है तुम अपने फादर से फाइट करना चाहते हो। तुम्हारी हालत तो सिर्फ कोसो शिनोगी से फाइट करने से ही खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे लगता है तुम कभी भी युजुरो हानमा दी ओगर को नहीं हरा पाओगे। मोटोबे की ये बात सुनते ही बाकी हानमा कैप्टन स्ट्रैडम द्वारा कही हुई उस बात को सोचने लगता है, जिसमें कैप्टन स्ट्रैडम बाकी से कहते हैं, युजुरो हानमा का खून होने के बावजूद तुम कोसो शिनोगी से फाइट जीतने में स्ट्रगल कर रहे थे। अगर तुम ऐसे ही फाइट करते रहे तो मुझे लगता है तुम कभी भी युजुरो हानमा को नहीं हरा पाओगे। कैप्टन स्ट्रैडम जाते हुए बाकी से एक इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो बाकी, युजुरो हानमा हर वक्त लगातार ताकतवर होते जा रहा है। हम जब बात कर रहे हैं वो तब भी लगातार ताकतवर होता जा रहा है। बाकी तुम्हें कतई भी अंदाजा नहीं है वो कितनी तेजी से इम्प्रूव करता जा रहा है। उसके ताकतवर होने की स्पीड सभी लोगों से कहीं ज्यादा अलग है। प्रेजेंट में कैप्टन स्ट्रैडम की बातों को ध्यान में रखते हुए बाकी हानमा मोटोबे से कहता है, मास्टर मोटोबे, मैं जानता हूँ कि मैं कोई जीनियस नहीं हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं और लोगों से कहीं ज्यादा छोटा हूँ और शायद हानादा मेरे से कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज भी होगा, लेकिन मिस्टर मोटोबे
इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ आकर मैं रुक जाऊं और मैं हार मान जाऊं। सुनिए, मैं हनादा जैसे लोकल फाइटर से कभी भी हार नहीं सकता। बाकी हनमा की इन बातों को सुनकर मोटोबे 2 सेकंड पहले सोचते हैं, फिर वो जोर से हंसते हुए बाकी से कहते हैं, क्या कहा? हनादा जैसा लोकल फाइटर जो मेरा सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, तुम उससे नहीं हारोगे? हाहा, पूरा 1 साल हो गया है जब से हनादा ने मेरे डोजो को छोड़ा है। उसके बावजूद मैंने उस लड़के का नाम अपने डोजो में अभी भी लिख कर रख रखा है। लेकिन तुम्हारी बात सुनकर आज से वो मेरा स्टूडेंट नहीं रहा, क्योंकि अब मेरे स्टूडेंट हनादा को लोग लोकल फाइटर बोलने लगे हैं। बाकी हानमा, तुम में मेरी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलो देखते हैं तुम हनादा को हराने के लिए क्या क्या कर सकते हो। खैर, इसके बाद मोटोबे बाकी हानमा को अपनी जुजुत्सु मार्शल आर्ट सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर, इसके बाद हम पहुंचते हैं टोक्यो डोम के कारोकेन हॉल में, जहां हनादा और मैथ्यू बॉब की एक पब्लिकली एक फाइट होती है, जिसमें मैथ्यू बॉब नाम के प्रो रेसलर ने 5.5 मिनट के अंदर हनादा को आराम से इस फाइट में हरा दिया होता है। साथ में यहाँ पर इस रिंग में हनादा के नॉक होने के बावजूद मैथ्यू बॉब हनादा पर किक्स मारने लगता है। वैसे यहाँ पर जुनिची हनादा की ये पूरी फाइट पूरी तरह से फिक्स होती है, जिसमें हनादा को हारने के लिए पैसे मिले थे। लेकिन इसके बावजूद हनादा मैथ्यू बॉब के रूम में जाकर उसकी बुरी तरह से पिटाई करने लगता है, जहाँ पर हनादा कहता है, हाँ, मैंने पैसों के बदले उस रिंग में हारने का वादा किया था, मगर मेरे नॉक होने के बावजूद भी तुम मुझ पर अपनी किक से चलाते रहे। चलो अब मुझसे सॉरी बोलो। इसके बाद हनादा मैथ्यू बॉब को और भी ज्यादा मार मार कर उसका भरता बना देता है। मैथ्यू बॉब के फाइटर दोस्त हनादा को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर मोटोबे की वही सेम फाइटिंग टेक्निक का यूज करके हनादा इन 4-5 फाइटर को एक साथ उठाकर पटक देता है, जिससे हमें पता चलता है कि हनादा ने मोटोबे की इन टेक्निक्स को कितने अच्छे से मास्टर कर रखा है। इसके बाद जुनिची हनादा फुल चौड़ में यहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी एक बड़ा सा फाइटर हनादा के रास्ते में आ जाता है, जहाँ हनादा कहता है, ओए दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी, मेरे रास्ते से हट जाओ। खैर, ये बड़ा सा फाइटर तुरंत ही हनादा के सामने से हट जाता है, क्योंकि हनादा के पीछे वो देखता है कि कई सारे फाइटर जमीन में बेहोश पड़े हुए हैं, जिन्हें जुनिची हनादा ने ही हराया होगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं 500 रुपए वाली एक वर्कआउट जिम में, जहां तगड़े तगड़े लोग अपनी बॉडी फ्लेक्स करते हुए वर्कआउट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ जिम में एंट्री होती है जुनिची हनादा की, जो कि फुल चौड़ में चलते हुए बॉडी बिल्डर से टकराते हुए आगे बढ़ने लगता है। मगर वो सभी बॉडी बिल्डर जुनिची हनादा के इस बिहेवियर को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते, बल्कि वो लोग यहाँ पर बोलते हैं, अरे ये तो वही लड़ाकू रेसलर है हनादा, आखिर वो इस जिम में क्या करने आया है। हम देखते हैं जुनिची हनादा अपने आसपास से लगभग 200 किलो से ज्यादा की वेट्स की प्लेट को उठाकर स्क्वाट मारने के लिए बारबेल में लगाने लगता है। 200 किलो से ज्यादा वेट को देखकर सभी बॉडी बिल्डर पहले ही हैरान हो गए होते हैं, मगर हनादा यहाँ पर बारबेल पे और भी ज्यादा वेट को लगाकर उसका वेट और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और इतनी सारे वेट की प्लेट्स लगाने के बाद उस बारबेल का लगभग 300 किलो से ज्यादा का वजन हो जाता है। सो इसके बाद हनादा उठाता है 300 किलो के वजन से लदे हुए बारबेल को, और वो इस वजन से एक स्क्वाट मारने लगता है। यहाँ पर जुनिची हनादा इस वेट के साथ नीचे तो आराम से बैठ जाता है, मगर 300 किलो वेट को ऊपर उठाते टाइम हनादा को काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। हनादा के लिए ये वेट इतना ज्यादा होता है कि उठाते टाइम उसके शरीर की नसें बाहर आने लगती हैं, और आंखें भी पूरी तरह से लाल हो जाती हैं। आखिर में नाक से खून निकलते हुए हनादा इस 300 किलो वेट को बड़ी ही मेहनत से उठा लेता है। हनादा की इस 300 किलो के वजन के साथ एक स्क्वाट रैप को देखकर जिम के सभी बॉडी बिल्डर्स हैरान होकर हनादा को देखने लगते हैं। इसके बाद हनादा करता ये है, वो जिम में से काफी सारी मल्टीविटामिन टैबलेट्स को मुट्ठी भर के उठाता है, और वो उन सभी टैबलेट्स को एक ही बार में मुंह में निकल लेता है। खैर, इसी तरह से 300 किलो की एक स्क्वाट रैप मारकर जुनिची हनादा का वर्कआउट खत्म हो जाता है, और वो अपनी साइकिल को लेकर अंडरग्राउंड अरीना की ओर जाने लगता है, क्योंकि आज के दिन उसका मैच होने वाला है बाकी हानमा से। साइकिल से आगे बढ़ते हुए हनादा सोचते हुए कहता है,
बाकी हानमा, मैंने अपना एनालिसिस कंप्लीट कर लिया। मतलब कुछ भी हो जाए, अब तुम मुझे किसी भी हालत में नहीं हरा पाओगे। सो बाकी हानमा के बारे में सोचते हुए हानादा तेजी से अरीना की ओर साइकिल चलाते हुए जाने लगता है। मगर तभी आगे बढ़ते हुए हानादा को एक बड़े सा ताकतवर आदमी की काली परछाई दिखने लगती है। हानादा यहाँ पर तेजी से उस आदमी से बचकर निकलने वाला होता है, लेकिन तभी होता ये है, वो मिस्टीरियस आदमी हानादा के साइकिल के टायर को ग्रैब कर लेता है, जिससे हानादा यहाँ पर गिरकर हवा में आ जाता है। खैर अचानक से यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मोटोबे के डोजो में, जहाँ मोटोबे बाकी हानमा को अपने फाइटिंग स्टाइल और जुजुत्सु की टेक्निक को सिखा रहे होते हैं। मोटोबे सबसे पहले बाकी का हाथ पकड़कर उसे आराम से जमीन पर पटक देते हैं। बाकी जब फिर अपने पैरों पर होता है, तब एक बार फिर मोटोबे अपने पाम से बाकी की चिन पर अटैक करके उसे फिर से जमीन पर पटक देते हैं। बाकी फिर अपने पैरों पर होता है, तब मोटोबे फिर से अपने दोनों हाथों से बाकी के हाथ को पकड़कर बाकी को उठाकर दूर फेंक देते हैं, जिससे बाकी हानमा जाकर दीवार से टकराता है। मोटोबे के इतने बार फेंकने के बाद भी बाकी हानमा को यहाँ पर ज्यादा कुछ डैमेज नहीं होता, जिस पर मोटोबे बाकी से कहते हैं, बाकी सच में तुम काफी ज्यादा मजबूत हो। मोटोबे की इस बात पर बाकी कहता है, मास्टर मोटोबे, मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग अपने डैड के साथ शुरू की थी, जहाँ मेरे डैड मुझे कंक्रीट की दीवारों पर और रोड्स पर पटका करते थे। जिस पर मोटोबे कहते हैं, ओ इसीलिए तुम्हारा शरीर इतना ज्यादा मजबूत है और इसीलिए युजिरो हानमा को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है, क्योंकि उसके लड़ने का तरीका भी जैसा कि तुमने बताया काफी ज्यादा अलग है। जिस पर बाकी कहता है, मास्टर मोटोबे, उनके लिए ऐसा मत कहिए, मेरे डैड जिस तरह की ट्रेनिंग करते हैं उस ट्रेनिंग को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से एक इंसान है। खैर मोटोबे सिगरेट का धुआं फूंकते हुए कहते हैं, मैं नहीं जानता तुम और तुम्हारे डैड के बीच क्या रिश्ता है, मगर मैंने एक बार युजिरो हानमा का सामना किया था और अब मुझे लगता है मैं उससे दोबारा फाइट कर सकता हूँ। चलो इस बात को छोड़ो, हमें हानादा को हराने के लिए कुछ टेक्निक्स को सीखना चाहिए। खैर यहाँ पर हम देखते हैं बाकी हानमा मोटोबे की बातों को सुनकर काफी हैरानी में खड़ा होता है, लेकिन तभी अचानक से होता ये है, एक टूटी फूटी साइकिल उड़ते हुए बाकी के पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर आ जाती है। मोटोबे और बाकी बाहर जाकर देखते हैं कि आखिर उस साइकिल को तोड़ फोड़ कर अंदर किसने फेंका, मगर उन्हें बाहर दिखाई देता है कि बाहर जुनिची हानादा काफी बुरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है, जहां हानादा के हाथ और पैरों को किसी आदमी ने बुरी तरह से मरोड़ कर तोड़ दिया होता है। मोटोबे अपने एक्स स्टूडेंट को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा हैरान और सैड हो जाते हैं, जहां वो हानादा से पूछते भी हैं आखिर उसकी ये हालत किसने की, मगर जुनिची हानादा की किसी ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की होती है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी बोलने की हालत में भी नहीं होता। पास में खड़ा हुआ बाकी हानमा हानादा की इस हालत को देखकर अपने मन में कहता है, क्या हानादा की ये हालत मेरे डैड युजिरो हानमा ने की होगी, क्योंकि युजिरो हानमा ही किसी अंडरग्राउंड फाइटर की ये हालत कर सकते हैं। मास्टर मोटोबे, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ, आप हानादा का ध्यान रखिए। जुनिची हानादा को लेने के लिए एम्बुलेंस यहाँ पर कुछ देर में पहुँचने वाली होती है। इससे पहले मोटोबे एक बात क्लियर करते हुए बाकी से कहते हैं, बाकी मेरी बात सुनो, हानादा की ये हालत युजिरो हानमा ने नहीं की। यहाँ हानादा के चेहरे पर देखो, इसके चेहरे पर एक जूते की हील का निशान छपा हुआ है। अगर हम इस निशान के हिसाब से देखें तो वो जूता काफी ज्यादा बड़ा होगा, और जैसा कि मैं जानता हूँ इतना बड़ा जूता युजिरो हानमा कभी भी नहीं पहनता। मतलब हानादा पर हमला करने वाला आदमी कोई और था, जिसका शरीर 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा होगा। एक इतना बड़ा जायंट आदमी जिसने हानादा की उसके साइकिल के साथ ही उसको तोड़ मरोड़ कर उसकी ये हालत कर दी। यहाँ मोटोबे हानादा की हालत को देखकर काफी ज्यादा दुखी लग रहे होते हैं। तभी अचानक से हानादा इस टूटी फूटी हालत में उठ जाता है और वो बाकी को पकड़कर खून की उल्टियां करते हुए बाकी से कहता है, एक आदमी, बड़ा सा आदमी, वो बहुत ताकतवर है। हानादा यहाँ पर इससे आगे कुछ और कहता, उससे पहले वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद हानादा को एक एम्बुलेंस में लोड करके हॉस्पिटल की ओर ले जाया जाता है।
खैर इसके बाद मोटोबे टोकुगावा को कॉल करके बताते हैं कि हानादा की हालत काफी हद तक खराब हो चुकी है, इसीलिए वो बाकी से अगले मैच में फाइट नहीं कर सकता। मगर टोकुगावा कॉल पर हंसते हुए मोटोबे से कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ हानादा के साथ क्या हुआ। लगता है हानादा ने प्रो रेसलिंग को हल्के में ले लिया था और हानादा की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से एक नया जायंट फाइटर सीन में आ चुका है, जिसकी फाइट अब सीधा बाकी हानमा से होने वाली है। यहाँ टोकुगावा की इन बातों को सुनकर चिल्लाते हुए मोटोबे कहते हैं, क्या कहा टोकुगावा, जिसने मेरे स्टूडेंट हानादा को हरा दिया, उस खतरनाक फाइटर की फाइट आप बाकी हानमा से कराना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी उससे कैसे फाइट करेगा, वो तो काफी कमजोर है। खैर मोटोबे यहाँ पर इससे आगे कुछ और बकवास करते टोकुगावा तुरंत ही वहाँ से कॉल काट देते हैं। खैर पीछे से बाकी हानमा मोटोबे से कहता है, मास्टर मोटोबे मेरी चिंता मत करो, मेरे लिए तो और भी अच्छा है कि अब मैं और भी ताकतवर फाइटर से फाइट कर सकता हूँ। हाँ भले ही वो आदमी कितना ही ताकतवर मॉन्स्टर क्यों ना हो, मुझे उसको अब तो हराना ही होगा, क्योंकि मास्टर मोटोबे मुझे ही आपके स्टूडेंट का बदला भी तो लेना होगा। अगले दिन हम पहुंचते हैं अंडरग्राउंड अरीना में, जहां एक ड्रेसिंग रूम में हम एक बड़े से जायंट फाइटर को देखते हैं जिसका नाम होता है माउंट तोबा। यहाँ पर फाइटर माउंट तोबा का जायंट शरीर को देखकर टोकुगावा कहते हैं, मैंने सुना था माउंट तोबा ने हानादा की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी थी कि उसकी वो इंजरीज ठीक होने में पूरे 6 महीने लग जाएंगे। माउंट तोबा, इस आदमी को अपने सामने देखकर मुझे बिलीव ही नहीं होता कि बाकी हानमा की फाइट इस आदमी से होने वाली है। माउंट तोबा अरीना रिंग की ओर जाते हुए कहता है, लगता है अब मेरे फाइट करने का टाइम हो चुका है, शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी फाइट होगी, इसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। माउंट तोबा को अरीना में देखकर उसके फैंस कहते हैं, ओह ये जायंट आदमी तो माउंट तोबा है, क्या ये आदमी उस छोटे बाकी हानमा से फाइट करेगा? सीरियसली लगता है ये कोई मजाक है, इसीलिए माउंट तोबा यहाँ रिंग में आ चुका है। बाकी द ग्रैपलर कंटिन्यू इन पार्ट 7। इस मांगा के पार्ट 7 में हम देखेंगे नंबर 1 बाकी हानमा की फाइट माउंट तोबा से होते हुए, एक ऐसा जायंट फाइटर जिसने मोटोबे के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट को बुरी तरह से पीट दिया। नंबर 2 हम पहली बार युजिरो हानमा के अपीयरेंस को देखेंगे।